यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में 8 मई 2025 के नवीनतम समाचार को लेकर मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। में ऐतिहासिक वडक्कुमनाथम मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया। मालदीव ने 2030 तक माले में मालदीव अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र विकसित करने के लिए 8.8 बिलियन डॉलर की एक प्रमुख नई परियोजना की घोषणा। यूएनडीपी की नवीनतम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024 में वैश्विक विकास की प्रगति काफ़ी धीमी हो गई है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। 2025 के पुलजित पुरस्कारों से उपन्यासकार पर्सिवल एवरेट और नाटककार ब्रेडन जैकब्स जेनकिंग्स को सम्मानित किया गया। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर चुने गए। 7 मई को 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया शुरू। भारत और जापान ने रणनीतिक रक्षा संबंधी की फिर से की पुष्टि। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केरल के त्रिशूर में ऐतिहासिक वडक्कुमनाथन मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया। इसे राज्य का सबसे शानदार मंदिर उत्सव माना जाता है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त और आगंतुक एकत्रित हुए हैं। आज सुबह 8 नज़दीकी मंदिरों में जुलूस वडक्कुनाथन मंदिर पहुँचे। थिरुवंडी और आज सुबह 6 मई 2025 8 नज़दीकी मंदिरों से जुलूस वडक्कुनाथम मंदिर पहुँचे। थिरुवंडी और परमेक्काबू मंदिरों के देवता भी जुलूस में हुए शामिल। भाग लेने वाले सभी समूहों ने मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव की पूजा की। एक प्रमुख आकर्षण सजे हुए हाथियों पर रंगीन छतरियों का औपचारिक आदान प्रदान है। त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम एक प्रमुख हिंदू मंदिर उत्सव है। यह हर साल केरल के त्रिशूर में मनाया जाता है। यह उत्सव वडक्कुनाथन मंदिर में होता है। यह उस दिन आयोजित किया जाता है जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ संरेखित होता है। यह मलयालम कैलेंडर के मेदम महीने में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम भारत के सभी पूरम त्योहारों में सबसे बड़ा है। यह सबसे ज़्यादा जाना पहचाना और मनाया जाने वाला त्यौहार भी है। मालदीव ने 2030 तक माले में मालदीव अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र विकसित करने के लिए 8.8 बिलियन डॉलर की प्रमुख नई परियोजना की घोषणा। यह परियोजना करती समर्पित MBS ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ साझेदारी में विकसित की जा रही है। मालदीव अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र को एक अस्थायी वित्त मुक्त क्षेत्र के रूप में डिजाइन किया गया है। केंद्र शून्य कॉरपोरेट कर और कोई विरासत कर नहीं जैसे प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करेगा। विदेशी निवेशकों के पास पूर्णतः स्वामित्व अधिकार होंगे और उन्हें निवास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा कई मुद्राओं में बैंकिंग का समर्थन करेगी और अपतटीय निजी बैंकिंग की अनुमति देगी। मालदीव अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र से 5 वर्षों के भीतर $1 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद है। इस परियोजना का उद्देश्य माले को हिंद महासागर में एक प्रमुख वित्त केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यूएनडीपी की नवीनतम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024 में वैश्विक विकास की प्रगति काफ़ी धीमी हो गई है। 2023 में कोविड-19 महामारी से थोड़े समय के लिए उभरने के बाद आय और जीवन प्रत्याशा में सुधार रुक गया है। दुनिया भर में संघर्ष लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं। यूएनडीपी प्रशासक अचित स्टेनर ने चेतावनी दी है कि यह मंदी मानव विकास के कई वर्षों को उलट सकती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती से स्थिति और खराब हो रही है। इन कटौतियों का नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। रिपोर्ट वैश्विक अस्थिरता और विभाजन के बढ़ते खतरों को उजागर करती है। यूएनडीपी के 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है।
इसका HDI स्कोर 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया। यह भारत को 0.700 की उच्च मानव विकास सीमा के करीब ले जाता है। देश मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है। 1990 के बाद से भारत के HDI में 53% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दर वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत दोनों से अधिक है। आइसलैंड 0.972 के स्कोर के साथ 2025 HDI रैंकिंग पर शीर्ष पर है। नेपाल 145वें, म्यांमार 149वें और पाकिस्तान 168वें स्थान पर, जो सभी भारत से नीचे हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने दोहरे योगदान कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर ने फोन पर समझौते पर चर्चा की है। उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते को सफल समापन पर संतोष व्यक्त किया है। मोदी ने कहा कि यह सौदे भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि ये समझौते नए व्यापार अवसरों को खोलेंगे। मंत्री पीयूष गोयल ने समझौते की प्रशंसा निष्पक्ष और महत्वाकांक्षी व्यापार के लिए एक नए मॉडल के रूप में की। लगभग 99% वस्तुओं पर टैरिफ हटाने से भारत को लाभ होगा। कपड़ा, चमड़ा, जूते, खिलौने, रत्न, आभूषण और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि देखी जाएगी। भारतीय उत्पाद ब्रिटेन और अन्य बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के साथ ही दोहरे योगदान कन्वेंशन की घोषणा की गई। इस समझौते का उद्देश्य यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवर को सामाजिक सुरक्षा निधि में दोहरा योगदान करने में छूट देना है। 2025 के पुलित्जर पुरस्कारों से उपन्यासकार पर्सिवल एवरेट और नाटककार ब्रेडन जेकब्स जेनकिंस को सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार समाचार पत्र, पत्रकारिता और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम से की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम से की गई थी। यह 21 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नगद पुरस्कार मिलता है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर चुने गए। 6 मई को जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज को निचले सदन में मतदान के दूसरे दौर में बहुमत के बाद देश के चांसलर के रूप में चुना गया। 630 सांसदों में से 335 ने दूसरे दौर में श्री मर्ज के पक्ष में मतदान किया, जिससे उन्हें 316 वोटों की आवश्यक सीमा पार करने में मदद मिली। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के संघ चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण करने पर श्री मर्ज को बधाई दी। पहले दौरे में केवल 310 सदस्यों ने श्री मर्ज को मतदान किया था, जिसे उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक महत्वपूर्ण झटका माना गया था। 1949 के बाद यह पहली बार हुआ कि कोई चांसलर उम्मीदवार पहले प्रयास में निर्वाचित नहीं हुआ। जर्मनी यह मध्य यूरोप का एक देश है जो अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ में प्रभावशाली भूमिका के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी बर्लिन है और इसकी मुद्रा यूरो है। यह यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सरकार का मुखिया चांसलर होता है और वर्तमान चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं। देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है और वर्तमान राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। 7 मई को 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया गया था कि वे 7 मई को देश भर में नागरिक सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करें। देश भर में 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और रिहर्सल का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास को गांव स्तर तक आयोजित करने की योजना है। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य परिचालन, समन्वय और विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। अभ्यास के दौरान हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन या रेडियो संचार लिंक के संचालन के साथ साथ नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण आदि का मूल्यांकन किया जा रहा है। शत्रुतापूर्ण हमले की स्थितियों के लिए नागरिक सुरक्षा ज्ञान से लैस करने के लिए नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यास में ब्लैकआउट उपाय, प्रमुख प्रतिष्ठानों की प्रारंभिक छलावरण और निकासी योजना रिहर्सल शामिल है।
इस अभ्यास का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तत्परता का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर किया शुरू। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई की मध्य रात्रि के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जा रही थी, उन्हें निर्देशित किया जा रहा था। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार ऑपरेशन के दौरान कुल 9 जगहों पर हमला किया गया। लक्षित आतंकी शिविर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन सहित विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि की गई कार्रवाई केंद्रित, मापी गई और प्रकृति में गैर वृद्धिशील थी। यह भी स्पष्ट किया गया कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया। रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने लक्ष्यों और निष्पादन के तरीकों को चुनने में काफ़ी संयम बरता है। ये कार्रवाई पहलगांव में हुए असभ्य आतंकवादी हमले के जवाब में की गई, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। भारत और जापान ने रणनीतिक रक्षा संबंधों की फिर से की पुष्टि। 5 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी समकक्ष जनरल नकातानी के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय रक्षा बैठक हुई। दोनों नेताओं ने सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की तथा विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। मजबूत समुद्री सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के विस्तार की आवश्यकता पर परस्पर सहमति बनी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति में योगदान देने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। भारत और जापान के बीच रक्षा अभ्यास और समुद्री सहयोग के दायरे और जटिलता को बढ़ाने पर सहमति बनी। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता, विशेष रूप से टैंक इंजन और एरो इंजन सहित इन क्षेत्रों में जापानी पक्ष के साथ सहयोग करने की इसकी क्षमता को रेखांकित किया। दोनों पक्ष ऑटोमेशन, एआई और साइबर और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों जैसे विशिष्ट डोमेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और जापान के बीच दीर्घकालीन मित्रता है, जिसने 2014 में उनके सहयोग को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में उन्नत किए जाने के बाद से गुणात्मक गति प्राप्त की है। शारीरिक फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 7 मई को प्रतिवर्ष विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक दिवस मई में विश्व स्तर पर बच्चों और युवाओं में फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खेलों, विशेष रूप से एथलेटिक्स में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ द्वारा की गई थी, जिसे अब विश्व एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था, जिसे प्राइमो नेवियोलो ने लॉन्च किया था। विश्व एथलेटिक दिवस पर IAAF और विश्व एथलेटिक्स दोनों ही खेल आयोजित करते हैं। 2001 में IAAF ने अपना नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ कर लिया। 2019 में नाम बदलकर विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया। विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1912 में स्टॉकहोम, स्वीडन में की गई थी और इसका मुख्यालय मोनाको में है। चलिए 8 मई 2025 के नवीनतम समाचार को यहीं हम समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए खबरों के साथ। धन्यवाद।